हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की चैप्टर नंबर थर्ड परमाणु और अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 500 ईसा पूर्व जो है, पहले भारत में महा जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, इन्होंने बताया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में करते जाएं, तो एक सीमा ऐसी आएगी कि जो प्राप्त कण होगा या पॉइंट बिंदु होगा, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी अंतिम जो है अविभाज्य कण मिलेगा। ठीक है, तो उस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु। ठीक है, परमाणु कहा। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर लगभग थोड़ी देर जो है बाद ये आए कौन से? डेमोक्रिटस और लियूसिपस। इन्होंने सुझाव दिया कि वही चीज़ इन्होंने भी कहा कि अगर विभाजित करते जाएं तो ऐसी स्थिति आएगी कि उनको विभाजित नहीं किया जाए। ठीक है, वही उन्होंने भी ये दिया। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी के बाद भी कुछ प्रयोग हुए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये आए वैज्ञानिक आत्मा एल लेवाजिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। ठीक है, जिनसे रसायन विज्ञान को बहुत जो है महत्वपूर्ण आधार प्राप्त प्रदान हुए। ठीक है, सबसे पहला है, उन्होंने पहला नियम दिया जो लेवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम दिए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, इस पर नियम उन्होंने दिया। आइए देखते हैं। ठीक है, इन्होंने ये दिया, जब क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो सृजन किया सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। यही उनका नियम था, पहला वाला। दूसरा था कि स्थिर अनुपात का नियम। लेवाजी और अन्य वैज्ञानिक जो थे, इस बात पर इन्होंने प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, ठीक है, तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है, यानी स्थिर होता है, चाहे ये किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, वो एक ही फिक्स रेशियो में रहेंगे। जैसे जल का जो होता है यौगिक, उसमें हमेशा ये अनुपात होगा 1:1:8 का होगा। ठीक है, चाहे जैसा स्रोत हो। आगे चल रहे हैं। अमोनिया का जो होता है, यहाँ भी दिया गया है, देखिए। अमोनिया में भी इसी प्रकार है, 14:3 का अनुपात हमेशा विद्यमान रहेगा, चाहे चाहे जहाँ से जिस स्रोत से निर्मित की जाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, प्राउस्ट ने इस नियम को कहा कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, सेकंड जो है इनका यही था। फिर आए जॉन डाल्टन, जिसका जन्म जो है वो 1766 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। ये जुलाहा परिवार में थे। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू की। 7 साल बाद वह जो है स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने लगे। ठीक है, उसके बाद मैनचेस्टर चले गए। फिर ये सब शोधों के में व्यतीत किया टाइम अपना। ठीक है, लास्ट में इन्होंने द्रवों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित किया। आइए देखते हैं। यहाँ डाल्टन ने क्या किया? द्रवों की विभाज्यता के विचार पर विचार प्रदान किया, जिसे उस समय का दार्शनिकता माना जाता था।
ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, जिसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। ठीक है, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्त संगत व्याख्या की। इन्होंने मान लिया कि हाँ, दोनों नियम सही सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार से उन्होंने फैक्ट्स है, ठीक है, यानी उनको हम डाल्टन के सिद्धांत भी कह सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि सभी जो द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु जो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है ना ही उसका विनाश होता है। ठीक है, दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है और एवं रासायनिक गुणधर्म दोनों समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर समान है तो ठीक, सबका समान रहेगा, नहीं तो अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं तो उनका द्रव्यमान और गुणधर्म दोनों भिन्न भिन्न ही होगा। आगे चलते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करेंगे। फिर नेक्स्ट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु क्या होता है। ठीक है, जैसे किसी भी दीवार की जो रचनात्मक इकाई होती है वो एक ईंट होती है, वैसे भी किसी भी एक तत्व का जो बनता है सबसे छोटा कण एक परमाणु होता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में नापी जाती है, यहाँ दर्शाई गई है। ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होती है, यानी 1 मीटर में कितना होता है, 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में, यानी उदाहरण और। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो होता है वो 10⁻⁻10 त्रिज्या होती है। जो जल अणु होता है उसकी 10⁻⁹ होती है। और हीमोग्लोबिन जो अणु होता है उसकी 10⁻⁸ होती है। रेत के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कितने 10⁻⁴। चींटी जो होती है उसका आकार होता है 10⁻⁻3। और सेब होता है 10⁻⁻1 उसकी त्रिज्या होती है, उसके कण जो अगर देखा जाए तो। आगे चलते हैं। ये है नीचे सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब था, उस टाइम देखा गया था इसको, अभी भी देखा जाए तो यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ जो है प्रतीक थे उस टाइम के जिसको बर्जिलियस ने सुझाव दिया था, इनको जो इनके नॉमेनक्लेचर और वो जो है स्ट्रक्चर पर। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का, ये कार्बन का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का, ये फास्फोरस का, ये सल्फर का, ये आयरन का, ये कॉपर का, ये सीसा का, ये सिल्वर का, ये पारा का, ये प्लेटिना का और ये गोल्ड का। ये पहले के सिंबल हैं, इनको बर्जिलियस ने सुझाव दिया था। आगे चलते हैं।
जो कॉपर का जो नाम दिया गया सर्वप्रथम, प्रारंभ में तत्वों के नाम की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहाँ से वो सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कॉपर जो है, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। ठीक है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंग से लिया गया है। जैसे स्वर्ण यानी गोल्ड को, ठीक है, अंग्रेजी शब्द से पीला, ठीक है जिसका अर्थ होता है, इसे लिया गया है। आईपीएसी जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है। किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर तथा दूसरे अक्षर को छोटे यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका पहला जो है हाइड्रोजन है एच ई एक ही होता है। एल्युमिनियम में ए एल, पहला जो है ए वो कैपिटल में और दूसरा जो है एल स्मॉल में, ना कि ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये सही है। कोबाल्ट में सी ओ, सी कैपिटल में, ओ जो है शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे क्लोरीन में, जिंक में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब जो है आयरन का, आयरन को हम आयरन कहते हैं यानी लौह को आयरन कहते हैं, लेकिन इसका एफी प्रतीक है जो कि लैटिन भाषा के फेरम शब्द से लिया गया है। सोडियम जो है वो नेट्रियम है और पोटेशियम जो है वो कैल्शियम है। ठीक है, पोटेशियम को हम कैलियम से व्युत्पन्न है तो इसलिए के से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सबसे विशिष्ट परिकल्पना इन्होंने किस पे दी थी? परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक यहाँ देख लेते हैं। यह है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है एल, एल। ठीक है, आर्गन का ए आर, बेरियम का बी ए, ठीक है, बोरान का बी, ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, कोबाल्ट का सी ओ, कॉपर का सी यू, फ्लोरीन का एफ, स्वर्ण यानी गोल्ड का ए यू, हाइड्रोजन का एच, आयोडीन का आई, आयरन का एफ ई, सीसा का पी बी, मैग्नीशियम का पी एम जी, नियॉन का एन ई, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, पोटेशियम का के, सिलिकॉन का एस आई, सिल्वर यानी चांदी का ए जी, सोडियम का एन ए, सल्फर का यस, फिर यूरेनियम का नीचे यू है और जिंक का जेड एन, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर आगे और आगे यहाँ जो है यहाँ देख लेते हैं कुछ तत्वों के जो है द्रव्यमान। जैसे हाइड्रोजन का यहाँ है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। आगे चलते हैं। परमाणु किस प्रकार अवस्था में रहते हैं? तो परमाणु अधिकांश जो तत्व होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु व आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर एक द्रव्य बनाते हैं, मतलब एक इकट्ठा होकर के ऐसे करके, ठीक है, ये बनाते हैं क्या? द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख कर सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अणु क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? साधारणतः ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में किसी भी बंध यानी रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये रासायनिक बंध जो होते हैं वो कौन से कैसे होते हैं? आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है,
अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु होता है। एक तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, समान वाले भी और विभिन्न वाले भी संयोजन करेंगे तो अणु बनाएंगे। ठीक है, तत्वों के अणु ये देखिए, इनके जो है एक जो है होते हैं, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर जो है वो ऑक्सीजन के अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, जिसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। इसको एक परमाणु अणु कहते हैं, आर्गन एंड हीलियम को। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है तीन भी बनाता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ये भी ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं को मिला करके एक ओजोन का अणु बनाता है। आगे यहाँ देखते हैं, अब यहाँ किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन की अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, ये देखिए परमाणुकता अगर देखा जाए तो तत्वों के प्रकार में अधातु हैं। कौन कौन से? आर्गन ये अधातु हैं, एक परमाणु होता है। हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन द्विपरमाणु, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु, नाइट्रोजन भी दो परमाणु, क्लोरीन भी द्विपरमाणु, फास्फोरस जो है वो चतुर्परमाणु होता है। ठीक है, सल्फर बहुपरमाणु होता है। धातु में सोडियम एक परमाणु होता है, आयरन भी एक परमाणु, एल्युमिनियम भी एक परमाणु, कॉपर भी एक का परमाणु होता है धातु में। आगे चलते हैं, यौगिकों में अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिकों के रूप में यानी यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिक के अणु बनाते हैं। यहाँ देखिए कुछ यौगिकों के अणु, जैसे है जल, और जल क्या बनाता है किसके साथ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से किस अनुपात में? 1.8 के अनुपात में। जब ये मिलते हैं तो जल बनता है। अमोनिया बनाता है किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। किस रेशियो में? 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनाता है 3:8 में मिलकर के संयोग करते ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, जैसे ये जल में क्या होता है, हाँ जल यच तत्व जो है इसका द्रव्यमान जो होता है वो अनुपात 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो इसका द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान एक अनुपात 1 यानी 1 होता है। तो सरलता में इसका अनुपात 2 हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का 0 होता है, मतलब ऑक्सीजन O है, इसका द्रव्यमान जो अनुपात होता है 8 होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 1:8 होगा, 1:2 होगा, तो इसलिए इसका 1 हो जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो हम जा कर के इससे बना ले रहे हैं H2O। ठीक है, तो H2O बना लेता है। आगे चलते हैं, आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेश कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, धातु और अधातु जो है वो युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम आवेशित कण कहते हैं, यानी उन आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। आयन एक ऐसा आवेशित परमाणु अथवा
परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। अगर यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऋण आवेशित आयन को हम ऋणायन कहते हैं यानी एनायन, और धन आवेशित आयन को हम धनायन कहते हैं यानी कैटायन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड में NaCl लेते हैं तो इसमें जो धनात्मक सोडियम आयन होता है वो सोडियम यानी Na+ होता है, ठीक है, और होता है ऋणात्मक क्लोराइड आयन जो Cl- होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ आयनिक यौगिक हैं हमारे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसमें रेशियो जो होता है 5:2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड होता है, इसमें मैग्नीशियम सल्फर होते हैं 3:4 में होते हैं। फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन होते हैं, ये 23:35.5 होते हैं। अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, तो किसी यौगिक या रासायनिक सूत्र का उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, ठीक है। हम उनकी संयोजकता देखते हैं पहले। तो किसी तत्व की जो संयोजन क्षमता यानी संयोजक शक्ति, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी एक परमाणु, ठीक है, किसी एक परमाणु तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कुछ। यह सोडियम, ये आयन का नाम है, सोडियम के संकेत हैं। पोटेशियम का है, सिल्वर का है, कॉपर का है, ठीक है, मैग्नीशियम का है, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर। फिर हाइड्रोजन के ये है संकेत, हाइड्राइड के ये संकेत हैं, क्लोराइड के ये, ब्रोमाइड के ये, आयोडाइड के ये, ऑक्साइड के, सल्फाइड के। फिर अमोनियम का संकेत, हाइड्रोक्साइड का, नाइट्रेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सल्फाइड और सल्फेट का, ठीक है। फिर नीचे नाइट्राइल का और फास्फेट का, नाइट्राइड और फास्फेट। यहाँ एल्युमिनियम और आयरन इनके हैं। आगे चलते हैं। अब सरल यौगिकों के सूत्र देखते हैं, क्रॉस करके हम निकालते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हम देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इनका है, तो संयोजकता H की 1 होती है और Cl की 1 होती है। तो हम जब इसको जोड़ेंगे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इनका उन पे, इनका इन पे, तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा HCl, ठीक है। अब आगे चलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। अब हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ, ठीक है, यहाँ है H और S, ठीक है, इन दोनों हैं। तो H की जो संयोजकता होती है 1 होती है और S की 2 होती है, तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई होंगे। 2 इसके साथ H के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 जो है S के साथ, तो H2S ये बना लेगा। फिर आगे चलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो बना लेगा CCl4 बनेगा, ठीक है। एक कार्बन और 4 क्लोरीन जुड़ करके बना लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो Mg होता है 2+, उसकी आवेश होता है, और क्लोरीन जो है -1 होता है, ठीक है। तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है, यानी 2 Cl को जुड़ने के लिए ज़रूरत होगी Mg से। एल्युमिनियम के पास
किसकी क्षमता है, 3 अणु क्षमता है, और ऑक्सीजन के पास 2। ठीक है, तो L2 2 और ऑक्सीजन 3 मिल करके Al2O3 बना लेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, कैल्शियम के पास 2 अणु मतलब 2 परमाणु जुड़ने की ताकत होती है, और ऑक्सीजन के पास 2, तो इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बना लेगा। ठीक है, फिर बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, अब NaNO3, तो Na जो है वो +1 रखता है, NO3 जो होता है वो -1 रखता है, तो इसके जब कॉम्बिनेशन होगा तो NaNO3 बना लेगा। ठीक है, एक Na का अणु, एक जो है NO2 का NO3 का अणु, ये दोनों मिल करके जुड़ जाएंगे। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca और OH, इसका जो होता है कैल्शियम का 2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड का जो आयनों का होता है -1 होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी OH का ट्वाइस कह देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हम सोडियम कार्बोनेट पे देखते हैं। सोडियम का 1 होता है, कार्बोनेट का 2+ होता है, तो 2+। अब सोडियम 1 है तो सोडियम को 2 जुड़ना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को ये जो है वो डायरेक्ट कार्बोनेट से जुड़ जाएगा। अमोनियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट के पास +1 होता है, और सल्फेट के पास 2 होता है, तो 2 अमोनियम के अणु जुड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना, इसको देखते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। जो आणविक द्रव्यमान होता है वो जो भी उससे जुड़े हुए हैं सभी के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, इसको हम द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है जल, H2O की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए, कलन कीजिए, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो पहला है, देखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है 1U होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है। ठीक है, अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु जो है कंबाइंड होते हैं, तो इनका हम ऐसे निकाल लेते हैं 2 × 1। ठीक है, और प्लस 1 × 16 यानी ऑक्सीजन 1, तो हाइड्रोजन का जो है 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1, तो 16 1 16, और जो है 2 1 2, तो 16 2 18 आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगी। फिर HNO3 का देखते हैं। H जो है 1 जुड़ा है, N जो है कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है, O जो है 3 जुड़ा है। ठीक है, तो हम जानते हैं H की जो वैल्यू होती है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है। तो हम ऐसे करके 1 H 1 N और 3 ऑक्सीजन, ये हम अगर कर लेते हैं तो आ जाता है हमारा 63 यूनिट, यानी 63 यूनिट आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके द्रव्यमान उसके सभी संघटकों यानी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब CCl2 का अगर सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इतना होता है। ठीक है, कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 40 यूनिट होता है, और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो 2 क्लोरीन जुड़ा है, 1 कैल्शियम जुड़ा है, तो इसका हम 1 × 40 + 2 × 35.5 इतना ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 111 यानी 111 यूनिट। कार्बन परमाणुओं का 1 मोल होता है किसके बराबर, 6 पॉइंट, ठीक है 022 × 10⁻23 कार्बन परमाणु के, कार्बन के परमाणु 1 मोल में होते हैं। कार्बन के परमाणु के 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं कार्बन के। ठीक है, यानी 1 मोल जो इक्वल होता है वो 12 ग्राम का के इक्वल होता है। ठीक है, 12 ग्राम के ये इक्वल होता है।
हाइड्रोजन का परमाणुओं का एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु इसमें एक मोल में रहते हैं। एक मोल की इक्वल होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु के। आगे चलते हैं। किसी भी परमाणु या किसी भी कण यानी परमाणु, अणु अथवा आयन का एक मोल जो होता है उसमें कणों की संख्या होती है इतना, ये होती है एवोगाद्रो नंबर के। ठीक है, उसका जो उस कणों का सापेक्ष जो द्रव्यमान होगा उसी के बराबर। आगे चलते हैं। अणुओं का एक मोल जो होगा, किसी भी अणुओं का एक मोल, इसमें अणुओं की संख्या इतनी होगी और उसका आणविक द्रव्यमान जितना ग्राम में होगा उतना। तो ये है था मोल, अवोगाद्रो नंबर और द्रव्यमान के बीच संबंध था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोल संकल्पना। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके जल बना रहे हैं। ठीक है, अब अवोगाद्रो जो स्थिरांक है या अवोगाद्रो नंबर संख्या का इतावली वैज्ञानिक एमी डीवो एवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया था। एमी डीवो एवोगाद्रो के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ भी देख लेते हैं। एक यहाँ है किसी भी द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु के एक मोल, ठीक है, मोल का द्रव्यमान जिसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, परमाणु में मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ हम देखते हैं, यहीं थे हम। आगे चलते हैं थर्ड पर। ठीक है, थर्ड पे मोलों की संख्या का परिकलन करना है। ये 52 हीलियम ग्राम हीलियम है। ठीक है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए और 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या। ठीक है, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। अब जो है मोलों की संख्या n है, दिया गया द्रव्यमान जो है m है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है और दिए गए कणों की जो संख्या है वो कैपिटल N और एवोगाद्रो नंबर जो है 1 Na है। ठीक है, हेलियम का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, हेलियम का परमाणु का द्रव्यमान होता है वो 4 यूनिट होता है और इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये हो जाएगा 4 ग्राम। अब मोलों की संख्या के लिए, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान अपान में मोलर द्रव्यमान कर लेंगे। n इज इक्वल टू स्मॉल m, यह आ जाएगा 42 अपान 4। ठीक है, यहाँ ऊपर दिया गया है 42 ग्राम है, तो दिया गया जो द्रव्यमान है उतना अपान में मोलर द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 13, यानी मोलों की संख्या जो 13। अब एक मोल में कितने होती हैं, इतना होता है। ठीक है, एक मोल में इतने अणु होते हैं। ठीक है, यानी मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या और एवोगाद्रो की संख्या। तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N और Na, तो आ जाएगा कितना 12.044 इंटू 10⁻23 अपान 6.022 इंटू 10⁻13, ये हो जाएगा G। यानी इसमें मोलों की संख्या है कितनी 2, यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में, यानी हीलियम के पावर में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ है द्रव्यमान का जो है परिकल्पना करना है। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल में द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, इतना मोल है और उसके बाद 0.5 मोल N परमाणु में जो है ये भी देखना है।
फिर 3.011 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की संख्या देखनी है, ठीक है। फिर 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन अणुओं की भी संख्या देखनी है। तो इस पहला देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। यम इज इक्वल टू कैपिटल एम और प्लस इंटू स्मॉल एन। तो 28 और 0.5 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 14 ग्राम। द्रव्यमान जो हो जाएगा वो मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या के गुणनफल के होगा। तो यहाँ हम सेकंड वाला कर लेंगे, यम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन, आ जाएगा 7 ग्राम। अब मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान अवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 अपान 6.00022 इंटू 10⁻23 इसे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 ग्राम। नहीं सॉरी, इसको आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 ग्राम, ठीक है। आगे आ जाएंगे फोर्थ वाले पर। फोर्थ जो है एन इज इक्वल टू यहाँ कैपिटल एन अपान एन ए यानी अवोगाद्रो नंबर। यहाँ हम इक्वेशन पे, ठीक है, हम यहाँ चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना और ये इतना हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोडियम परमाणु 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान से संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान से संख्या निकालना है। फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालना है। आगे चलते हैं यहाँ। और 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिए गए मोल से संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। पहला है परमाणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। यहाँ मोलों की संख्या इसे निकालेगा, इसको अवोगाद्रो से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा परमाणु की संख्या। यहाँ हम रख देते हैं वैल्यू जो है रख देते हैं दोनों की, उसके बाद निकाल लेते हैं, इतना आ जाएगा परमाणुओं की संख्या। आगे चलते हैं। अणुओं की संख्या सेकंड पे, इसमें दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो की संख्या, ठीक है, इतना कर लेंगे। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है 16 है और जो मोलर द्रव्यमान है वो 32 है। अणुओं का जो मोलर द्रव्यमान होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम रख लेंगे, इस पर आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। आगे चलते हैं थर्ड पर। कणों या परमाणु की संख्या बराबर कण के मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या, ये इक्वल हो जाएगी कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल कैपिटल एन ए। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 6.01022 इंटू 10⁻23। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ये हो जाएगी कणों यानी परमाणु की संख्या। आइए आपने देखते हैं क्या आपने सीखा। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों, जो उत्पाद होता है उनके द्रव्यमानों का योग जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यही कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में हमेशा द्रव्यमान के जो निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। द्रव्य का यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता तथा इसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है उसके सभी संगठक तत्वों तथा
संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। फिर परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। नेक्स्ट, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का प्रयोग करते हैं। जिसे कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त किया जाता है। इसी के जो है हम अपेक्षा करके आगे बढ़ते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणु की संख्या है। ठीक है, ये ऑथेंटिक चीज़ है। मोल एक निकाय की पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 0.221476 इंटू 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। एक मोल में इतने कण होते हैं किसी भी पदार्थ में। पदार्थ के एक मोल अणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रिव्यू ज़रूर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल पाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में।